नमस्कार दोस्तों। इंडियन सिनेमा के लिए ये सप्ताह गमों भरा है। कल हमने इरफान खान को खोया और आज सुबह ऋषि कपूर के जाने की खबर ने सबको झकझोर कर रख दिया है। ऋषि कपूर एक जिंदा दिल इंसान थे। रोमांटिक एक्टिंग से अपनी फिल्मी दुनिया में पैर जमाने वाले ऋषि कपूर ने अपनी अदायगी से लोगों को खूब एंटरटेन किया। अपने पिता राज कपूर की 1970 में आई फिल्म मेरा नाम जोकर से उन्होंने फिल्मी करियर की शुरुआत की थी, जिसमें एक 14 साल के लड़के के किरदार में वो नजर आए थे जिसे अपनी टीचर से प्यार हो जाता है। उनकी इस फिल्म में दमदार भूमिका के लिए उन्हें राष्ट्रीय पुरस्कार से नवाजा गया था। और उसके बाद 1973 में राज कपूर ने ऋषि कपूर और 16 साल की बिल्कुल नई लड़की डिम्पल कपाड़िया को लेकर टीनेज लव स्टोरी पर आधारित फिल्म बॉबी बनाई थी, जिसे लोगों ने खूब सराहा। ऋषि रातों रात स्टार बन गए। उसके बाद कभी उन्होंने पीछे मुड़कर नहीं देखा, लेकिन 2 साल पहले कैंसर से ग्रसित होने के कारण ऋषि कपूर को इलाज के लिए न्यूयॉर्क जाना पड़ा। वहाँ से वो अपना इलाज करवा करके लौटे, लेकिन उससे पहले जब वहाँ थे तो अपना हाल उन्होंने अपने दर्शकों को, अपने दोस्तों को, अपने चहेतों को वो हमेशा बताया करते थे। 1 साल बाद जब वो लौट करके इंडिया आए तो लगभग ठीक हो चुके थे अपनी बीमारी से, लेकिन कल अचानक उनकी तबीयत बिगड़ी और आज मुंबई के NH रिलायंस अस्पताल में उन्होंने 67 साल की उम्र में दम तोड़ दिया। तो दोस्तों, कल इरफान और आज ऋषि कपूर। इस कठिन समय में जब देश ऐसे ही महामारी की मुसीबत झेल रहा है, तब अपने चहेते लोगों का हमसे सदा के लिए बिछड़ना ज़्यादा तकलीफदेह हो जाता है। खैर, नियति का खेल यही है। आइए बढ़ते हैं आगे। इस कार्यक्रम में ऋषि कपूर को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए आप सभी का इस्तकबाल करता हूं और स्वागत करता हूं अमलेंदु जी आपका भी। तो अमलेंदु जी, इस मुश्किल घड़ी में एक अच्छी खबर होम मिनिस्ट्री से आई। गृह मंत्रालय ने एक एडवाइजरी जारी कर कहा है कि राज्यों की आपसी सहमति से अलग अलग जगहों पर फंसे प्रवासी मजदूर, छात्र, तीर्थयात्री या पर्यटक अब अपने राज्य जा सकेंगे, लेकिन इसके लिए सिर्फ बसों से आवाजाही की इजाज़त होगी, यानी रेल या हवाई सेवा का उपयोग नहीं होगा। अमलेंदु जी, पहली नज़र में देखें तो ये खबर जो है वो एक सुकून देने वाली खबर लगती है कि चलो अभी तक जो कहीं भी फंसा हुआ है उसे अपने घर जाने में अब दिक्कत नहीं होगी। लेकिन क्या ये सब इतना आसान है जितना हम सोच रहे हैं? देखिए, ये खबर जो है सुकून देने वाली है, वास्तव में सुकून देने वाली है, लेकिन इसके साथ साथ ये खबर ये भी साबित करने वाली है कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी एक अकुशल प्रधानमंत्री हैं। ये भी जो है ये खबर ये साबित कर रही है, और देश जो है वो सुरक्षित हाथों में नहीं है, ये साबित हो रहा है। और इसलिए साबित हो रहा है कि जब आज लॉकडाउन के 35 और 36 दिन के बाद आप जब लोगों को जाने की मंजूरी दे रहे हैं, तो जाहिर सी बात है कि ये मंजूरी पहले भी दी जा सकती थी। और आज आप जब देने जा रहे हैं, जब 2 दिन बचा है लॉकडाउन खुलने का, इस आप देने जा रहे हैं ये मंजूरी, इसका मतलब कि लॉकडाउन आगे बढ़ने जा रहा है। तो जब लॉकडाउन आगे बढ़ने जा रहा है तो आप अभी भी 2 दिन पहले बता नहीं रहे हैं कि लॉकडाउन आगे बढ़ने की जा रहा है, और आप ये मंजूरी अब इसलिए दे रहे हैं क्योंकि लॉकडाउन आगे बढ़ना है और आपके पास इस लॉकडाउन से निपटने में जो भुखमरी पैदा हुई है उससे निपटने का कोई इंतजाम नहीं है। पूरी तरीके से केंद्र सरकार फेल हुई है इस मामले में, इसलिए आप जो अब ये मंजूरी देने जा रहे हैं, और ये ठीकरा जो है आप राज्यों के सिर पे फोड़ना चाहते हैं कि वो अपने लोगों को वहां से निकाल कर ले जाएं। लॉकडाउन आपने लागू किया, घोषणा राज्य में अचानक आपने की लॉकडाउन की, राज्य कहां से निकाल करके ले जाएं। दूसरी समस्या यह है कि राज्यों के पास पैसा नहीं है। पैसा क्यों नहीं है? 35-36 दिन से लॉकडाउन चल रहा है, सब अर्थव्यवस्था चौपट हुई पड़ी है राज्यों की, कहीं से कोई आमदनी नहीं हो रही, और बल्कि उनको जो है पेट्रोलिंग पे और प्रशासन पे खर्च करना पड़ रहा है राज्यों को, उसमें केंद्र सरकार एक ढेला नहीं दे रही है। सो जो सब राज्यों के अपने संसाधन थे वो जो है व्यवस्था को संभालने के लिए जो है वो लगा रहे हैं राज्य सब, और जीएसटी का पैसा जो है वो केंद्र सरकार के पास है, वो आपने अभी तक राज्यों को पैसा जीएसटी का नहीं दिया है, उनके हिस्से का पैसा। राज्यों के पास पैसा कहां से आए? जो राज्यों के जो रिलीफ फंड है मुख्यमंत्रियों के, उनमें भी पैसा नहीं आया, चूंकि कॉर्पोरेट घरानों से पैसा जो है वो पीएम केयर्स फंड में पहुंच रहा है। तो राज्यों के पास पैसा है ही नहीं, वो कहां से इंतजाम करें। दूसरी जो बिल्कुल एक अदूरदर्शितापूर्ण बात है वो ये है कि बसों से आप ले आ सकते हैं और आप ट्रेन नहीं चलाएंगे स्पेशल, बसों से। अब आप देखिए, मैं टीवी चैनल देख रहा था आज सुबह ही, और उसमें आ रहा था कि कश्मीर के लोग जो है वो असम में फंसे हुए हैं जी, और लोग परेशान हैं। तो असम का आदमी कश्मीर कितने दिन में बस से पहुंचेगा? कौन सी बस लेके जाएगी? और कश्मीर की सरकार किस तरीके से असम में बस की व्यवस्था करेगी? ये सोचने का विषय है ना। बिल्कुल।
किन किन राज्यों से होकर के पहुंचेगी? रास्ते में वो ये जो लोग बसों से जाएंगे उनके निवृत्त होने की व्यवस्था क्या होगी, उनके भोजन की व्यवस्था क्या होगी, कितने ड्राइवर उस बस को लेकर के कितने दिन में पहुंचेंगे, कितनी ड्यूटी करेंगे, ये सब व्यवस्था क्या होगी, उन बसों का किराया कौन देगा, ये समस्या है। राज्य सरकार देगी, केंद्र सरकार देगी, ये मालूम पड़े। उत्तर प्रदेश में क्या हुआ कि जब दिल्ली में आनंद विहार में भीड़ इकट्ठा हुई और जब वहां की सरकार ने बसें बेच करके लोगों को बुलवाया, तो जो प्राइवेट बसें थी उन्होंने जो मजदूर जो थे अंदर बसों में बैठे उनसे 1000 रुपये प्रति व्यक्ति लिया, जो छत पे बैठे उनसे 800 रुपया लिया, और जो राज्य सरकार की बसें गई उन्होंने भी उनसे पैसा लिया, किराया लिया। तो चलिए उस समय तो चल गया कि भाई ठीक है, मजदूर बाद उस समय पैसा था जो थोड़ा बहुत वो लेके चले आए। अब स्थिति ये है कि जो भी मजदूर प्रवासी है वो बाहर मजदूरी करने जाता है और वहां से पैसा कमा के अपने घर खर्च के लिए भेजता है, तो महीने के आखिर में उसके पास पैसा नहीं बचता कि वो जो है अपने खाने का भी इंतजाम कर सके। और जब लॉकडाउन लागू हुआ वो महीने का बिल्कुल आखिर आ चुका था, तो जो मजदूर वहां भूख से बेहाल है, जो घर जाने के लिए तड़प रहा है, उसके पास तो खाने के लिए पैसा नहीं है, तो वो किराया कहां से देगा? अब केरल से जो लोग आ रहे हैं तो सूचना ये आ रही है कि उनसे निजी बस मालिक जो वो 10,000 रुपया प्रति व्यक्ति मांग रहे हैं, तो ये 10,000 रुपया उनके पास कहां से आएगा, कौन देगा? और अब ये समस्या जो है ये सिर्फ राज्यों की नहीं, जो राजस्थान के मुख्यमंत्री हैं अशोक गहलोत, वो कह रहे हैं कि सरकार जो है सुबह कुछ एडवाइजरी जारी करती है, शाम को कुछ एडवाइजरी जारी कर देती है। और अब यही सवाल जो है वो बिहार के उप मुख्यमंत्री जो भारतीय जनता पार्टी के कोटे के हैं सुशील मोदी, वो जो है बाकायदा सरकार को ट्वीट करके केंद्र सरकार को कह रहे हैं कि आप जो है स्पेशल रेलगाड़ी चलाइए। क्यों कह रहे हैं? इसीलिए कि किस तरीके से जो है राज्य सरकारें में व्यवस्था करेंगी उनको लेकर जाने की। ये टोटल फेल्योर जो है, पूर्ण रूप से फेल्योर जो है ये केंद्र सरकार का है, और ये सारी चीजें अब सामने निकल करके आ रहे हैं। मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी को अपने अंदर झांकने की आवश्यकता है, अपने नेतृत्व पर सवाल करने की आवश्यकता है। ये सवाल देश उठाए उससे पहले भारतीय जनता पार्टी के अंदर से आवाज उठनी चाहिए कि जो है एक सफल नेतृत्व जो है वो देश को मिले। और ऐसा नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी के अंदर जो है वो कमी है मेधा की, इस सरकार की ये कमी है कि चूंकि नेतृत्व में मेधा की कमी है, इसलिए जो ये सरकार जो है वो सही तरीके से काम नहीं कर रही है। भारतीय जनता पार्टी को इस पर ध्यान देना आवश्यकता है। जी अमलेंदु जी, चाहूंगा कि आपको भी याद होगा कि भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा जी, उन्होंने कहा था कि 5 करोड़ भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता जो है वो देश भर में खाना खिलाएंगे। अगर 5 करोड़ भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता खाना खिला रहे होते तो आज ये स्थिति नहीं आती कि केंद्र सरकार ये कह रही होती कि जो राज्यों में फंसे हुए लोगों को राज्य सरकार ने जो है वो आपसी सहमति से लेके चली है। चूंकि 5 करोड़ लोग कहाँ खाना खिला रहे हैं, मुझे लगता है कि JP नड्डा जी को स्पष्ट करना चाहिए और उन्हें बताना चाहिए कहाँ कहाँ उनके कार्यकर्ताओं ने खाना खिलाया। अगर ये स्थिति होती तो देश भर में भूख से मरने की खबरें जो हैं और पैदल मजदूरों को चलने की नहीं आ रही होती। वर्कर्स फ्रंट के अध्यक्ष हैं यूपी के दिनकर कपूर, उनका मेरे पास अभी थोड़ी देर पहले फोन आया और वो बता रहे थे कि जहां जहां भाजपा की सरकारें हैं वहां वहां मजदूरों को जो है पुलिस परेशान कर रही है, लाठी चार्ज कर रही है, उन्हें पीट रही है। ये स्थिति भाजपा शासित राज्यों की है। वो बता रहे थे कि दमन से जो थे सोनभद्र के लिए मजदूर चले और गुजरात में आए तो गुजरात में पुलिस ने पीटा, हरियाणा में पुलिस ने पीटा। ये स्थिति जो है अमानवीय तरीका जो है भारतीय जनता पार्टी की सरकारें जो है वो अपना रही हैं। मुझे लगता है कि इस पर बहुत ध्यान देने की आवश्यकता है और भारतीय जनता पार्टी की सरकारों को मानवीय दृष्टिकोण अपनाने की आवश्यकता है। जी बिल्कुल बिल्कुल अमलेंदु जी, और ये भी साफ दिख रहा है अमलेंदु जी कि इस वक्त जो है सरकार लॉकडाउन खत्म करने के मूड में नहीं है, क्योंकि अगर लॉकडाउन खत्म करने के मूड में वो होती तो प्रवासी मजदूर जो फंसे हुए हैं या पर्यटक जो फंसे हुए, पर्यटक तो छोड़ दीजिए, लेकिन जो खासकर प्रवासी मजदूर हैं उनको वापस राज्यों को वापस जाने की अनुमति नहीं मिलती। क्योंकि अगर आज आप जो हैं वो लॉकडाउन खत्म करेंगे तो कामगार चाहिए, क्योंकि उद्योग धंधे शुरू होंगे, फिर से उद्योग धंधों के लिए कामगार चाहिए, और कामगार को अगर आप भेज दे रहे हैं तो फिर काम कौन करेगा? और जबकि मात्र 3 दिन का समय बचा हुआ है 3 तारीख में, तो इसका मतलब साफ नजर आ रहा है कि सरकार मन बना चुकी है कि लॉकडाउन खत्म नहीं करेगी, यानी कि लॉकडाउन जो है वो खत्म नहीं होने वाला है। तो ऐसे में देश की खराब होती अर्थव्यवस्था को लेकर चिंता वाजिब है, लेकिन मोदी सरकार की तरफ से कोई संकेत अभी तक ये भी नहीं आ रहे हैं कि आगे क्या करने वाली है सरकार, क्या रणनीति अपनाने वाली है। और इसी बीच आपको बता दूं कि कांग्रेस सांसद
सांसद राहुल गांधी ने आज आरबीआई के पूर्व गवर्नर रघुराम राजन का वीडियो इंटरव्यू किया है और देश की आर्थिक स्थिति और लॉकडाउन में प्रवासी कामगारों, मजदूरों, किसानों को लेकर के उन्होंने चर्चा की है। राहुल गांधी ने रघुराम राजन से पूछा था कि गरीबों की मदद के लिए कितने पैसों की जरूरत होगी, कितना पैसा लगेगा। जवाब में रघुराम राजन ने कहा है कि गरीबों को बचाने के लिए करीब 65,000 करोड़ रुपए की जरूरत पड़ेगी। राजन ने यह भी कहा है कि लॉकडाउन को हमेशा के लिए लगाना बहुत आसान है, लेकिन ये अर्थव्यवस्था के लिए टिकाऊ नहीं होगा, इसीलिए उद्योग धंधों को जल्द खोलना होगा, वरना इसके जो हैं वो भयानक परिणाम होंगे जो देश को काफी पीछे ले जाएगा। तो अमलिंदु जी, राजन ने गरीबों, मजदूरों, किसानों को लेकर जो चिंता जाहिर की है उसके लिए मात्र 65,000 करोड़ रुपए के खर्च की बात की है। और ये मात्र वर्ड इसलिए कह रहा हूं क्योंकि रघुराम राजन ने भी कहा है कि ये बहुत बड़ा अमाउंट नहीं है। देश को देखें जिसकी जो कैपेसिटी 200 लाख करोड़ रुपए की जीडीपी, उससे ऊपर की जीडीपी हमारी है, तो वैसी स्थिति में 65,000 करोड़ रुपए कुछ भी नहीं है। लेकिन आपको याद है कि हाल ही में मोदी सरकार ने भगोड़ों के 68,000 करोड़ रुपए माफ कर दिए हैं। हालांकि मोदी सरकार रघुराम राजन की किसी सिफारिश को मानने के लिए तैयार नहीं है, मान भी नहीं रही है, फिर भी देश की जनता के लिए ये एक इम्पॉर्टेंट टास्क है। आप क्या कहेंगे अमलेंदु जी कि ये जो 65,000 करोड़ रुपया, उसमें भी खासकर जो मजदूर तबका है, किसान है, इसकी भलाई के लिए ये पैसा अगर चाहिए, सरकार को इस पर सोचना चाहिए। देखिए, एक तो सबसे बड़ी बात यह है कि जब राहुल गांधी रघुराम राजन से बात कर सकते हैं तो हमारे प्रधानमंत्री रघुराम राजन से बात क्यों नहीं कर सकते हैं? प्रधानमंत्री को पढ़े लिखे अर्थशास्त्री से बात करने में जो है संकोच क्यों होता है? जी, ये बड़ा सवाल है। पढ़े लिखे लोगों से भी बात कर लेनी चाहिए। और प्रधानमंत्री जब बात करते हैं तो ग्राम पंचायत के लोगों से भी बात करें, या अपने भारतीय जनता पार्टी के वाराणसी के अध्यक्ष से बात करें, या मुख्यमंत्रियों से बात करें, तो वो सलाह देते हैं कि ताली बजा लो, गमछा बांध लो। अरे प्रधानमंत्री डॉक्टर हैं क्या? प्रधानमंत्री का जो काम है वो क्यों नहीं करते हैं? प्रधानमंत्री का काम है अर्थव्यवस्था को पटरी पर लगाना, प्रधानमंत्री का काम है देश को ठीक रखना, उस काम को क्यों नहीं करते हैं? और देखिए, बिल्कुल सही बात है कि अगर दूसरा लॉकडाउन लागू हुआ तो साफ सी बात है कि पहला लॉकडाउन कामयाब नहीं रहा, तभी दूसरा लॉकडाउन की स्थिति आई। और अगर तीसरा लॉकडाउन भी लागू होता है तो इसका मतलब कि दोनों लॉकडाउन जो थे वो कामयाब नहीं रहे, तब तीसरे लॉकडाउन की स्थिति आ रही है। और ये स्थिति आ रही है, ये साफ दिख रहा है, क्योंकि जिस तरीके से आंकड़े रोज बढ़ रहे हैं, कोरोना से पीड़ितों के और मृत्यु के आंकड़े बढ़ रहे हैं, और वो तब है कि जब जांचें नहीं हो रही हैं। अमेरिका में 1.5 लाख जांच रोज हो रही है और वहां के विशेषज्ञ कह रहे हैं कि 5 लाख जांच रोज हो। बिल्कुल, हमारी अब तक कुल 5 लाख जांच नहीं हुई है, और उसमें अगर इस तरीके से आंकड़े बढ़ रहे हैं तो इसका मतलब जो है स्थिति बहुत ज्यादा गंभीर है, और लॉकडाउन तो जारी रहेगा ही रहेगा अगर ये स्थिति है। तो अगर ये स्थिति है तो ये देखिए, रघुराम राजन ने भी कहा, रघुराम राजन जो है वो बड़े अर्थशास्त्री भी हैं और देश की नब्ज को समझने वाले अर्थशास्त्री हैं। तो अगर वो कह रहे हैं कि 65,000 करोड़ रुपए, हम लोग को मालूम है कि जब यूपीए 1 सरकार ने किसानों का कर्जा माफ किया था वो लगभग 17,000 करोड़ रुपया था। और वो कब की बात है? 2008-9 की बात है, 9 में इलेक्शन से पहले। हाँ, चुनाव से पहले की बात है, वो 8 और 9 की बात है। और आज जो है वो 10 साल से ज्यादा इस चीज को हो चुके हैं। यानी कि 10 साल में उस रुपए का जो अवमूल्यन हुआ है उस हिसाब से भी अगर देखा जाए तो वो 1 लाख करोड़ से ज्यादा का कम से कम वो आज की स्थिति में वो था। तो यानी कि ये देश जो है वो उसको झेलने की स्थिति में है। ऐसा नहीं है कि उसको नहीं कर सकता। मोदी जी अपने जो है मित्रों का कर्जा माफ कर सकते हैं, भगोड़ों का कर्जा माफ कर सकते हैं। जियो में जो है फेसबुक जो है वो इन्वेस्ट कर सकता है लॉकडाउन में, 45,000 करोड़ रुपए इन्वेस्ट कर सकता है जी। लेकिन वो मुकेश अंबानी जो है वो ये देशभक्ति नहीं दिखा सकते हैं कि इस देश की अर्थव्यवस्था में इन्वेस्ट करें। अगर जियो में इन्वेस्ट करने से देश की अर्थव्यवस्था पटरी पे आ सकती है, तो फेसबुक अगर भारत की अर्थव्यवस्था में इन्वेस्ट करे, मुकेश अंबानी भारत की अर्थव्यवस्था में इन्वेस्ट करें, तो अर्थव्यवस्था जो है पटरी पे क्यों नहीं आ सकती है। और ये लॉकडाउन अगर 2 साल भी चले, मैं कहता हूं, छोड़ दीजिए आप 2 महीना, अगर 2 साल भी चले तो भी ये चल सकता है। इस सरकार के पास इतना पैसा है, लेकिन वो पैसा चूंकि मजदूरी के ऊपर खर्च नहीं होना है, वो मोदी जी के मित्रों के ऊपर खर्च किया जाना है। इसलिए ये स्थितियां जो पैदा हो रही हैं, मैं फिर कहूंगा कि सरकार को जो है वो जनहित पर ध्यान देना चाहिए। राष्ट्र सर्वोपरि है, देश पहले है, मोदी जी के मित्र बाद में है। मोदी जी पहले देश की तरफ ध्यान दें, देश की तरफ ध्यान देकर ये देश रहेगा तो मोदी जी के मित्र भी रहेंगे। और अगर ये देश संकट में है
तो ये संकट जो ऐसा नहीं कि मोदी जी के मित्रों तक नहीं पहुंचेगा, निश्चित तौर पे पहुंचेगा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, आज गरीबों तक पहुंच रहा है, कल को लोगों तक पहुंचेगा ही। आज गरीब मरेगा, कल मोदी जी के मित्र भी मरेंगे। बिल्कुल मरेंगे। लेकिन चाहे बात रघुराम राजन की हो या अमर्त्य सेन की हो या अभिजीत बनर्जी की हो या कोई और अर्थशास्त्री हो, आपको याद होगा अमलेंदु जी की समय समय पर मोदी सरकार को इन सब ने आगाह किया है अर्थव्यवस्था को लेकर के, लेकिन सरकार अपने हिसाब से काम करती है, ये जग जाहिर है। मगर जनता के हित अहित को सोचकर परखकर अगर फैसले लिए जाएं तो सबका भला होगा और सरकार पर लोगों का विश्वास बढ़ेगा। ऐसे भी हम सब जानते हैं कि सरकार का नारा है सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास। सबका साथ और सबका विकास कितना हुआ, ये अमलेंदु जी हम लोगों ने मोदी सरकार के पार्ट 1 में तो देख ही लिया है। अब विश्वास कितना मजबूत होता है ये आने वाला वक्त बताएगा। तो आज के लिए बस इतना ही दोस्तों, और अमलेंदु जी आपने चर्चा के लिए वक्त निकाला, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और दर्शकों, आपने बड़े ध्यान से हमें सुना, उसके लिए तहे दिल से शुक्रिया। अगर ये कार्यक्रम आपको पसंद आ रहा है तो इसे शेयर ज़रूर करें, और जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो कृपया सब्सक्राइब ज़रूर करें और हमसे जुड़े रहें। अपनी राय जो कमेंट बॉक्स है उसमें ज़रूर लिखें और देखते रहिए DB लाइव। नमस्कार।